हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएं। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे बता सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। सर, यहाँ हमें खुदाई के दौरान कुछ मिला है, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ओके, मैं आता हूँ। ये देखिए सर, ये क्या लिखा है इन पत्थरों पर? हमें बेड़ियों में ही रहने दो। आपको वहाँ से खुदाई के दौरान क्या क्या मिला? हमें कई तरह के प्राचीन पत्थरों के हथियार मिले और कुछ लेख भी जिनमें उनके द्वारा कैदियों को सजा देने का वर्णन था। वे सभी बहुत दुर्दांत किस्म के थे। उनकी कैदियों को सजा देने की शैली में ये झलकता है। मुझे कुछ और भी मिला है। क्या मिला है तुम्हें? एक कैदीगार जिसमें अंदर कुछ टूटे फूटे पत्थरों पर यह लेख लिखा हुआ था, कहकर उसने एक तस्वीर दिखाई। हमें बेड़ियों में रहने दो। ऐसा कोई भी कैदी भला क्यों लिखेगा, वो भी उन दुर्दांत हथियारों के बीच रहकर? लगता है कोई विक्षिप्त कैदी रहा होगा। हाँ, शायद यही बात होगी। ठीक है, आप सब जाइए और ये तस्वीर मुझे दे दीजिए। जी ज़रूर। कोई कैदी भला ऐसा क्यों लिखेगा? कई 100 साल पहले। माँ, इन सलाखों के पार की दुनिया कैसी होगी? दुनिया बहुत बुरी है मेरी बच्ची। वो भूतों से भरी पड़ी है और जितना अंधेरा यहाँ है ना, उससे कहीं अधिक अंधेरा इन सलाखों के बाहर रहने वाले लोग अपने अंदर लिए घूमते हैं। माँ, सच में दुनिया इतनी डरावनी है? हाँ मेरी बच्ची, और ये जो बेड़ियाँ तेरे पैरों में बांधी गई है ना, ये तेरी सुरक्षा के लिए हैं। जब तक ये बेड़ियाँ तेरे पैरों में हैं, वो बाहर के भेड़िए तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन माँ, उस दिन तो हमारे सामने के कैद में रहने वाले चाचा बता रहे थे कि ये बेड़ियाँ जानवरों को बांधी जाती है और वो जानवर तुम सभी हो। ऐसा कहकर वो बाहर के सभी सिपाहियों को संबोधित कर रहे थे और फिर वो सभी उनकी बेड़ियाँ खोलकर उन्हें अपने साथ कहीं ले गए, लेकिन वापस नहीं लाए। शायद उन्हें आज़ाद कर दिया। माँ, मैं अगर उनसे बोलूँ कि वो इन बेड़ियों को खोल दे तो क्या वो मान जाएंगे? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा। खबरदार जो उनसे कुछ कहा। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर कुछ सिपाही आए और कहा, चुप करा इसे, नहीं तो इसे भी ले जाकर, और हंसने लगे। नहीं, वो ज़ोरों से चिल्लाई और अपनी बच्ची को अपने आगोश में लेकर चुप कराने का प्रयास करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर वो सिपाही वहाँ से हंसते हुए चले गए। वो अपने कुछ वर्षों पहले की यादों में चली गई, जब वो खुद एक 13 बरस की बच्ची थी और अपने परिजनों के साथ मेला देखने गई थी। तब वहाँ ही दुश्मन मुल्क के लोगों ने धावा बोल दिया था। उस रोज़ से ही वहाँ के लोगों को उन लोगों ने गुलाम बना लिया और बगावत करने वालों को मारना शुरू कर दिया। कई लोगों को उन्होंने पहले ही मार दिया था। स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाकर इन कैदगारों में डाल दिया था, जहाँ वो दरिंदे उनका शोषण करते थे। वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी और अपने साथ हुए उन अत्याचारों को याद करती थी। जब कुछ दिनों से उस पर नज़र रख रहे सिपाहियों में से किसी ने उसके साथ ही वो सब किया था, जिसकी वजह से वो एक बच्ची से होकर भी इतनी कम उम्र में माँ बन गई थी। उसे पता ना था वो हर रात उसकी बेड़ियाँ छुड़ाकर उस कैदगार से उसे ले जाता और रात में उसके साथ वो सब करता, जिसकी वजह से उसे इन बेड़ियों से छूटे जाने से घृणा हो गई थी। और उसकी बच्ची ने भी इन्हीं सलाखों के पीछे बनी कैद में ही जन्म लिया, जिसे ये भी नहीं पता था कि दुनिया कैसी थी। जब भी वो किसी कैदी को सज़ा के लिए उसकी बेड़ियाँ छुड़ाकर ले जाया जाता तो वो यही सोचती कि वो शायद आज़ाद हो गए होंगे, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल जुदा थी। उसकी माँ ने उन बेड़ियों को ही उसकी सुरक्षा के तौर पर देखा था। दिन बीतते गए और अब उसकी बच्ची उसकी हम उम्र हो चुकी थी जब उसकी माँ यहाँ लाई गई थी। कल हम तुझे ले जाएंगे।
उन सिपाहियों ने उस बच्ची से कहा और हंसते हुए वहाँ से चले गए। माँ, आपने सुना, कल मैं आज़ाद हो जाऊँगी, ये मेरी बेड़ियाँ खोल देंगे, फिर मैं इनसे मन्नत करके आपको भी यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगी। आप सुन रही हो ना माँ, कुछ तो बोलिए। उसकी माँ बिल्कुल जड़ चुकी थी। उसे अपने साथ हुए सारे जुल्म याद आ रहे थे और वही आज की रात के बाद उसकी बच्ची के साथ भी होने वाला था। हम आज़ाद हो जाएंगे माँ, ऐसा कहकर उसकी बच्ची सो गई। उसकी माँ अब भी अपने चारों ओर के अंधकार से घिरे उस कैद को देख रही थी, जिसका अंधकार उसके साथ हुए कृत्य जितना अंधकार में नहीं था। वो विरासत में अपनी बच्ची को इस कैद की अंधकार सौंपती बजाय उसके अंदर दबे उसके साथ हुए कुकृत्यों के अंधकार के। उसने अपनी बच्ची की वीडियो को देखा और फिर सभी कैदियों के सो जाने के बाद उसने अपनी बच्ची को उठाया और कहा कि कुछ भी हो जाए तू इन बेड़ियों को नहीं खुलने देगी, तू उनके साथ नहीं जाएगी। लेकिन माँ, आप मुझे आज़ाद क्यों नहीं करना चाहती? तू बस इन बेड़ियों को मत खोलने देना, उसकी माँ ने उससे कहा। वो बच्ची अपनी माँ की बातों का पर्याय ना समझ पाने के कारण उसे सोने दो ना माँ कहकर सोने लगी। उसकी माँ बस रोए जा रही थी और उसे अपनी बेटी का उसकी बातों को ना समझ पाना बहुत चुभ रहा था। वो उसके सामने वो सारे डरावने पहलू नहीं रखना चाहती थी जो उसने अपनी बेटी की उम्र में देखे थे, और फिर उसकी बेटी यही सब कुछ उसकी उम्र में देखती। उसने पास ही में रखे एक पत्थर पर कुछ लिखा और फिर उसे उठाकर जोरों से उसी स्थान पर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगी जिसके नीचे उसकी बेटी सोई हुई थी, जिससे वो कुछ देर छटपटाहट के बाद ही शांत हो गई। दूसरी रोज़ जब वो सिपाही आए तो वहाँ उन्होंने वो नज़ारा देखा। उस बच्ची की माँ चिल्लाते हुए विक्षिप्तों की भांति कह रही थी कि हमें बेड़ियों में ही रहने दो, बेड़ियों में ही रहने दो हमें। ये आप क्या कह रही हैं? वो लड़की तो मर चुकी है। वो कहीं बाहर से आई थी, यहाँ पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही थी। वैसे भी यहाँ हर साल कई बच्चे आते हैं इसी वजह से, और आते ही कुछ लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं। और शायद उसे भी वो गलत लोग मिल गए थे जो कि शुरू में तो उसके साथ दोस्ती का नाटक कर रहे थे, फिर उन्होंने उसका ध्यान भटकाया और चारों इन नशीली वस्तुओं को बेचने से जुड़े थे। और आज से 4 साल पहले ही उन लोगों ने उसी हैलोवीन की रात इसे नशे में मार डाला। उसके बाद अगले हैलोवीन को उन चारों की लाश यहाँ मिली, ठीक उसी हालत में जैसे उस लड़की की थी। आपने इस तरह से सवाल का जवाब दे ही दिया इंस्पेक्टर। ये सब वही कर रही है, ये हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर बोले, अगर ये नहीं हो सकता तो हर हैलोवीन को इस घर से बात करने की आवाज़ें क्यों आती हैं, वो भी किसी लड़की की जैसे कल रात को आई थी। उन आंटी ने बोला, मैंने पिछली बार खुद रुक कर यहाँ देखा था, वो भी हैलोवीन की रात को, और वो आवाज़ें मुझे भी आई थी उस कमरे से जहाँ से उस लड़की की लाश मिली थी। लेकिन वहाँ बातचीत का कोई ज़रिया था ही नहीं, वो बिल्कुल खाली था। लेकिन उस रोज़ यहाँ कोई वारदात नहीं हुई। हमने सोचा कि ये सब बंद हो गया, लेकिन ये बातें। फिर से उस इंस्पेक्टर ने कहा, सबको मानना पड़ेगा कि ये सारे कत्ल वो लड़की ही कर रही है। उन आंटी ने ज़ोर से कहा, कानून सबूत मांगता है, ये भूत वूत की बातें नहीं। कहकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। अगले हैलोवीन पर, दी, लगता है कोई आया है। इतनी रात में तू मत जा, हो सकता है कोई अपराधी हो। छोटे बच्चे होंगे दी, ट्रिक और ट्रीट करने आए होंगे। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। अरे लेकिन जी, चॉकलेट्स तो नहीं है, क्या चाहिए आपको? कहकर वो उसे अपने साथ ले गई। ये घटना कविता नाम की एक लड़की की है। बचपन से ही उसे भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत पसंद थी। कविता पढ़ाई और खेलकूद में बहुत अच्छी थी, पर उसमें केवल एक कमी थी, वो बहुत डरपोक थी। किसी भी बात पर वो आसानी से विश्वास कर लेती थी। अब वो इंटर पास कर चुकी थी। उसके मेधावी होने की वजह से उसके सहपाठी उससे बहुत जलन करते थे, किंतु उससे कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन कॉलेज में पिकनिक का प्रोग्राम बना
कविता भी उस पिकनिक में जाना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे, कारण वो संपन्न परिवार से नहीं थी। शुरुआत से ही मेधावी होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था, पर ये सब केवल उसकी पढ़ाई में ही खर्च हो जाता था। सरिता कॉलेज पिकनिक में जाना चाहती थी, ये बात रीमा को पता चल गई। रीमा, जो कि एक रिच फैमिली से थी, वो कविता से बहुत जलती थी, कारण कविता कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी और रीमा सेकंड, जिसकी वजह से सारे सहपाठी कविता की तारीफ करते थे। रीमा उससे बदला लेना चाहती थी, अतः उसने एक योजना बनाई। उसने कविता को कहा कि वो उसे पिकनिक पर अपने साथ ले चलेगी, पर वहां जाकर उसे रीमा का दिया एक टास्क पूरा करना होगा। कविता राजी हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे रीमा की बात मान ली। पिकनिक का दिन। रीमा ने बहुत सी जगहों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना था। वो जगहें जो कि प्रेत बाधित मानी जाती थी। चूँकि कॉलेज की पिकनिक ट्रिप जगदलपुर जा रही थी, अतः उसने उस जगह के बारे में पढ़ना शुरू करा। जगदलपुर पर्यटन की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान शहर के लिए आय का मुख्य स्रोत है। जगदलपुर में मज़ेदार और मनमोहक दिखने वाले पर्यटकों के लिए शहर को सही मायनों में स्वर्ग कहा जाता है। शहर कई वन्यजीवों, मंदिरों, झरनों, गुफाओं, झीलों और संग्रहालयों जैसी हर चीज़ से संपन्न है। जगदलपुर में कुछ घूमने की जगह हैं, जैसे कि चित्रकूट झरना, तीरथगढ़ झरना, दंतेश्वरी मंदिर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारसूर में ऐतिहासिक मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मावली मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि हैं। भारत सरकार ने जगदलपुर, तीरथगढ़, चित्रकूट, बारसूर, दंतेवाड़ा तीरथगढ़ सर्किट की पहचान भारत में 45 मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्किट में से एक के रूप में की गई है, जो फुटफॉल्स और उनके भविष्य की पर्यटन क्षमता के आधार पर है। ये तो उस जगह की विशिष्टता के बारे में था। तभी रीमा को कुछ ऐसा लिखा मिला जिसकी उसे तलाश थी। जगदलपुर का हॉन्टेड हाउस। छत्तीसगढ़ के बस्तर और बांकावाद के पास एक पुराना घर है जिसे शहर में हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। इस प्रेत बाधित घर से एक कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति ने बड़ा साहस दिखाकर इस घर में घुसने की कोशिश करी थी, पर वो बाहर ना आ सका। जानकारों का मानना है कि इस प्रेत बाधित घर में बसने वाली आत्मा ने उस इंसान को अपना शिकार बना लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस घर पर किसी शैतान का साया है। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक रहने की कोशिश करता है तो यहाँ रहने वाला प्रेत उसे परेशान करता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ रहने वाला प्रेत इंसान के पास आकर उसकी आत्मा को निकाल लेता है। हालांकि इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है, इस विषय में कुछ सटीक जानकारी नहीं थी। रीमा को लगा कि अब वो अपना बदला ले सकती है। सुबह की शुरुआत एक उजाले के साथ हुई और कविता आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज वो कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रीमा भी बहुत खुश थी, पर दोनों की खुशियों में बहुत बड़ा अंतर था। बस को आने में अभी समय था। सभी बहुत ही बेसब्री से बस का इंतज़ार कर रहे थे। बस आधा घंटा लेट आई। ड्राइवर के लेट आने पर प्रभारी टीचर भड़क गए, पर थोड़ी बहस के बाद मामला शांत हो गया और बस चल पड़ी। सभी अपनी मस्ती में थे। कविता विंडो सीट पर बैठी थी और उसने बाहर के दृश्यों का आनंद लेना शुरू करा। सुबह से दोपहर हो चली थी और सर्दियों का मौसम था, तो ठंडी हवाएं चलने लगी। अतः कविता ने विंडो मिरर ऊपर कर लिया और एक नोवेल खोलकर पढ़ने लगी। बस दोपहर के वक्त चित्रकूट पहुंच गई। रीमा और कविता बस से बाहर आई। बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह किस तरह की कहानी है, इसमें तो कोई भूत प्रेत या फिर ऐसा कुछ अब तक है नहीं। सब चीज़ें होंगी, बस थोड़ा रुकिए। रीमा ने कविता से कहा कि तुम्हें वो शर्त तो याद है ना जो मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें मेरा एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? कविता ने हाँ कहा। अब दोनों ही रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात हो चुकी थी और अब दोनों ही चलने को तैयार थे। उनके कॉलेज ने बाकावंद के पास ही एक जंगल में टेंट की तैयारी कर ली थी, अतः
यहाँ से वो भूतिया घर ज़्यादा दूर नहीं था। कविता ने एक टॉर्च, कुछ बैटरीज और कुछ खाने का सामान अपने बैग में रख लिया था और अब वे दोनों जंगल के रास्ते उस घर की ओर चल पड़े। वैसे तो वो घर शहर के अंदर आता था, पर साथ ही जंगल की सीमा से जुड़ा हुआ भी था। वो खंडहर था और वर्तमान में उसके आसपास के पेड़ पूरी तरह से सूख चुके थे। उस जगह को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई अरसों से वहाँ पर नहीं आया हो। उस भूतिया घर ने अपने आसपास की सभी चीज़ों को मानो एक तरीके से श्रापित कर दिया हो। घर के आसपास मेड़े बनी हुई थी जो पूरी तरह से आपस में उलझ चुकी थी। जैसे ही उन दोनों ने मेड़ के रास्ते प्रवेश करना चाहा, रीमा का पैर मेड़ की झाड़ियों में उलझ गया। कविता ने उसकी मदद की और रीमा ने उससे कहा कि वो उस घर के अंदर जाकर कुछ देर रहकर दिखाए। उसने कविता से ये बात छुपाई थी कि ये घर हॉन्टेड है। कविता थोड़ी देर सोचने लगी, पर फिर उसने सोचा कि वो रीमा की वजह से ही तो इस ट्रिप पर आई है, अतः उसने ऐसा करने के लिए हाँ कह दिया। घर पूरा जादू से भरा पड़ा था। अंदर गुप्त अंधेरा था और कविता ने टॉर्च ऑन करी और इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी। उसे उसके पैरों के आवाज़ के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके पास से होकर एक परछाई गुजरी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे बचपन में सुनी हुई भूत प्रेत की सारी कहानियां याद आ गई। वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब उसकी टॉर्च की लाइट भी जलने बुझने लगी थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक्स्ट्रा बैटरीज थी। उसने अपने बैग से बैटरी निकाली, लेकिन बैटरी उसके हाथ से गिर गई और अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। रीमा ने उसकी चीख सुनी, पर उसने अनसुना कर दिया। कविता ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अंधेरे में ही बैटरी ढूंढने लगी। तभी उसका हाथ किसी ने खींचा और वो ज़ोर से चिल्ला के डर के मारे बेहोश हो गई। इधर रीमा सोच रही थी कि उसका बदला पूरा हो गया। रीमा सुबह होने से पहले अपने टेंट में आ चुकी थी और अब वो इंतज़ार करने लगी। सुबह हो चुकी थी और सभी वापस जाने की तैयारी करने लगे। प्रभारी टीचर ने सबकी गिनती शुरू करी, पर कविता का नंबर आने पर वो एब्सेंट थी। सभी लोग परेशान हो गए और काफ़ी खोजने पर भी उसका कोई पता नहीं चल पाया था। इसीलिए टीचर्स ने अब वहाँ की लोकल पुलिस को सूचना दी और बाकी सभी को लेकर वो वहाँ से रवाना हो गए। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। अब रीमा अब क्लास में सबकी चहेती बन चुकी थी और अब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। तभी एक रात जब वो घर में अकेली थी, तभी लाइट एकदम से चली गई और उसने जैसे ही मोमबत्ती जलाई, उसे अपने सामने एक भयानक काली परछाई दिखाई दी। वो उसे एकटक घूरे जा रही थी। वो कविता थी जो कि मर चुकी थी और अब उसकी आत्मा रीमा के साथ आ चुकी थी। उसने रीमा को मार डाला और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर उसी खंडहर में चली गई जहां उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद से वो फिर से कभी किसी को भी नहीं दिखी और कहीं ना कहीं लोगों को भी शक हो गया कि इन दोनों की मौत का आपस में कुछ न कुछ संबंध ज़रूर है। उसे बुलाओ। अब केवल वही इस मंदिर के खजाने की सुरक्षा कर सकता है। इन ताकतों को रोकना अब हमारे वश में नहीं है। अब वही कुछ कर सकता है बेटी। पर राजपुरोहित जी, आपने तो कहा था कि उसे जगाना खतरे से खाली नहीं है। वो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स का विनाश कर देती है। फिर क्यों हम उसे जगाएं? कोई और रास्ता ज़रूर होगा। तभी एक ज़ोर के धमाके की आवाज़ हुई और मंदिर के सामने का विशालकाय फाटक गिर पड़ा। जल्दी जाओ बेटी, हमारे पास अधिक समय नहीं है बहस में गंवाने को, और यह ले जाओ। ये क्या है पुरोहित जी? यह ब्रह्म यंत्र है, उसे बुलाने का जरिया। इस पर अगर तुम्हारे राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का 2 बूंद खून गिरा तो वो जाग जाएगा। वो इस मंदिर और उसके खजाने की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध है। अब वही इन सभी बुराइयों को नष्ट कर सकता है। हम जैसे साधारण इंसान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जाकर तहखाने में छुप जाओ बेटी। मैं किसी तरह से इन्हें रोकने का प्रयास करता हूँ। जाओ यहाँ से। उसके सामने
कई दृश्य नाच रहे थे कि कैसे उन राक्षसों ने उसके परिवार को मंदिर के खजाने को उन्हें सौंप देने के लिए विवश कर दिया था, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। तो उस तांत्रिक ने उन्हें श्राप दे दिया, जिस वजह से उन सबका नाश हो गया था। केवल रिया ही रह गई थी, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। रिया उस राजवंश की सबसे छोटी सदस्य थी और आज ही अपने घर लौटी थी। आते ही उसके साथ वो सब हो रहा था। वो तांत्रिक यह जानता था कि राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का अगर 2 बूंद खून गिरा तो वो जाग जाएगा। वो इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता था, अतः वो रिया को जान से मारना चाहता था। उसके साथ अत्यंत विकराल भूत, पिशाच, बेताल और कुष्मंडों की सेना थी, जो उसने अनेक वर्षों की सिद्धियों से प्राप्त करी थी। मैं आ रहा हूँ लड़की, उस तांत्रिक ने कहा। राजपुरोहित ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर असफल होकर वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और अब बारी थी रिया की। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ यक्षों और ब्रह्म राक्षसों की पूजा करी जाती है, और इन्हीं में से एक मंदिर का जिम्मा रिया के राजवंश ने उठाया था। उनकी कई पीढ़ियों ने इस मंदिर और उसके खजाने की बरसों से रखवाली करी थी, और आज भी ऐसा ही मौका था। पर इस बार खतरा पहले से कहीं अधिक था, क्योंकि एक तरफ केवल रिया थी जो उस ब्रह्म राक्षस को जगाने के पक्ष में ना थी, और दूसरी तरफ वो दुष्ट तांत्रिक और उसकी पूरी सेना। जाओ, जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। वह अत्यंत भयंकर भूत, पिशाच और बाकी सभी चीज़ें हर दिशा में फैल गए और रिया को खोजने लगे, पर उन्हें सफलता ना मिली। अब केवल मंदिर ही बचा रह गया था, जहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। तुम सब यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ, तांत्रिक बोला। उसने मंदिर में घुसकर इधर उधर देखा, तभी उसे एक मूर्ति दिखी जो इस मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में मुड़ी थी। तांत्रिक ने उस मूर्ति की दिशा बदली और सामने एक द्वार खुल गया, जो सीधा तहखाने को जाता था। अब तांत्रिक तहखाने में पहुंच चुका था। रिया एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपी हुई थी, और वो अत्यंत घबरा गई, और घबराहट में कुछ कंकड़ उसके स्थान से दूर जा उछले, जिससे उस तांत्रिक को भनक लग गई कि रिया वहीं है। अब उसने एक झटके में रिया को पकड़ लिया और तहखाने से घसीट कर बाहर ले आया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये सब तुम्हें मार कर तुम्हारा भोग करेंगे, कहकर उस तांत्रिक ने उसे बाहर ढकेल दिया। बाहर का नज़ारा देख रिया के होश उड़ गए। आओ मेरी सेना, इस राजकुमारी का भोग स्वीकार करो, कहकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। पर तांत्रिक को ये नहीं पता था कि ये ब्रह्म यंत्र रिया के पास था, और वो ब्रह्म राक्षस को बुलाने का तरीका भी जानती थी। पर बात वही थी, वो उसे बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सब कुछ नष्ट कर देता। पर अब कोई चारा ना था। वो सभी भूत, प्रेत, बेताल और कुष्मुंड उसे घेर कर खड़े हो गए। रिया डर कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे याद आया कि तांत्रिक जब उसे घसीट रहा था तब उसका कुछ खून बह गया था। रिया ने जल्दी से खून की कुछ बूंदें उस यंत्र पर डाली, और तभी एक जोरों का धमाका हुआ। रिया बेहोश होने से पहले केवल एक बहुत विकराल जीव को ही देख पाई, जिसके 2 सींग थे। कुछ समय के बाद जब उसकी बेहोशी टूटी, तब उसने देखा कि वो भयंकर जीव अन्य सभी पर भारी पड़ रहा था। वे सब चाहकर भी उससे नहीं लड़ पा रहे थे, और कुछ ही समय के बाद उस ब्रह्म राक्षस ने उन सबको बुरी तरह से हरा डाला और सबको चबाने लगा। कुछ ही देर में वो सबको मार चुका था। रिया ये विभत्स नज़ारा देखकर कुछ देर के लिए जड़ हो गई, और अब वो उस राक्षस की ओर बढ़ने लगी। तभी उससे एक लाल रोशनी आकर टकराई, और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उस दिशा में देखा तो तांत्रिक भयंकर गुस्से से उसे घूर रहा था। तूने मेरे सारे सैनिकों को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मूर्ख राक्षस, मैं तुझे अपना सेवक बना। अब उसके सामने वो ब्रह्म राक्षस खड़ा था। मैं सारे भूतों का राजा हूँ, और तू मुझे अपना सेवक बनाएगा, दुष्ट इंसान। उसकी आवाज़ से मानो ऐसा लगता था कि कोई चट्टान आपस में टकरा रही हो। उसने एक झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और उसे जोर से चबाने लगा और जोर से अट्टहास करने लगा। ये सब देखकर रिया डर से थरथराने लगी, और उसने अपनी आंखें मींच ली। जब उसने आंख खोली तब एक बालक उसके सामने खड़ा था, जो कि मुस्कुरा रहा था।
धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। मैं सदियों से इस मंदिर से बंधा हुआ था। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं राजवंश की 400 वर्षों तक सेवा ना करूं, तब तक मुक्त नहीं हो सकता। मेरी प्रवृत्ति राक्षस की हो गई थी, अतः मैं ऐसा बर्ताव करने पर विवश था। अब मैं चलता हूँ। इस तरह उसने रिया से विदा ली और रिया सिर्फ उसे देखती रह गई। नदियापुर गांव में एक नई अजीब सी घटना हुई। अचानक से कई लोग खो गए। उनका कुछ पता भी नहीं चला। उनके बारे में अखबार में इश्तिहार भी दिया गया। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। खबर टीवी में चल रही थी कि कल रात पति और पत्नी शमशान के पीछे वाली गली से दोबारा लापता हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। बात सच है या गलत, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे। शमशान के पीछे वाली गली में लोगों ने जाना छोड़ दिया था। जो भी जाता था बहुत ही डर डर के जाता था, क्योंकि वही एक शहर तक जाने का मुख्य मार्ग भी था। जो भी शहर को जाना चाहता उसे शमशान वाले रास्ते से जाना ही पड़ता था। मैंने भी जब ये खबर सुनी तो मैं बहुत डर गया। मैं घर में बैठा टीवी देख ही रहा था कि फिर एक खबर आई कि शमशान के पीछे वाली गली से जा रहे 2 लोग अचानक लापता हो गए। सारे गांव के निवासी बहुत डर गए और उनमें से मैं भी एक था। इस घटना को सुनकर मेरा दिल दहल गया था। एक दिन की बात है, मैं और मेरे 2 दोस्त राहुल और कार्तिक उनके साथ घर निकल पड़े। लोगों के अचानक खो जाने की खबर से गांव के निवासी परेशान थे। कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। हम बहुत बोर हो गए थे और इसी बोरियत को दूर करने के लिए हम तीनों घूमने के लिए निकल पड़े। घूमने में मज़ा आ रहा था। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने कार्तिक और राहुल से कहा कि चलो हम भी देखें कि शमशान वाले रास्ते में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ जाकर गुम हो जाते हैं, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं लगता और उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते। जैसे ही मैंने इतना कहा तो राहुल और कार्तिक ने बोल दिया हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। फिर मैंने उन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि तुम लोग कितने डरपोक हो जो दिन में भी किसी सुनसान गली में जाने से डरते हो। उन्होंने कहा कि वहाँ भूत है, वहाँ जाना सही नहीं। मैंने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। मैंने उनसे कहा यदि तुम नहीं चल रहे हो तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने इतना कहा कार्तिक ने कहा कि नहीं यार मैं तेरे साथ चलूँगा, कहीं तुझे कुछ हो गया तो। उधर राहुल नहीं आ रहा था। फिर हम दोनों ने उसे डराया कि कहीं तुम यहाँ से अकेले घर गए तो बीच में ही तुम्हारे साथ कुछ ना हो जाए। इतना सुनते ही वो भी हमारे साथ चल दिया। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन शमशान वाली रोड देखने के चक्कर में मैं सब कुछ भूल चुका था। धीरे धीरे घूमते हुए हम सब गली नंबर 2 को छोड़कर तीसरी गली में से होकर शमशान वाली सड़क पर निकल पड़े। उस सड़क में जैसे ही हम घुसे तो राहुल ने फिर से बोला हमें यहाँ नहीं चलना चाहिए, वहाँ बहुत से लोग गए हैं, कोई लौटकर वापस नहीं आया। उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चला कि वो कहाँ गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। चलते चलते हम सड़क के बीच में पहुँचे और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ पर हम तीनों के पैर थे वहाँ की सड़क में कुछ ढक्कन सा खुल गया और हम तीनों मानो उसके अंदर गिर गए। अंधेरा बहुत था। जैसे ही हम नीचे गिरे सड़क में लगा ढक्कन बंद हो गया। राहुल तो रोने लगा और कार्तिक भी बहुत डर गया। राहुल ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम ही लोग बहुत ज़िद कर रहे थे, अब फंसवा दिया ना मुसीबत में। मैंने कहा कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, बाहर निकलने का उपाय सोचो। फिर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन आंखों से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से किसी की आवाज़ आने लगी। एक विचित्र वेशभूषा वाला शैतान हमारे सामने आ रहा था। उसके हाथ में खून लगा था और पेट में एक बल्ब की तरह रोशनी देने वाला कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या। हम तीनों बहुत डर गए थे और उसने दोनों हाथों से हमें झपटा और उसके नाखून बहुत बड़े थे, दांत लंबे और नुकीले थे। हम तीनों को दोनों हाथों से उसने जकड़ लिया और गुफा के अंदर ले जाने लगा। हम तीनों का पसीना छूट रहे थे। मैं तो इतना डर गया था कि सोचने लगा
कि अब क्या होगा, क्या यही हमारे जीवन का अंत है और हम तीनों को क्या ये मारकर खा जाएगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और अब कुछ आगे उजाला था। मैंने देखा तो आदमियों के शरीर इधर उधर पड़े हुए थे और हर जगह बस खून ही खून था। राहुल का बहुत बुरा हाल हो गया था और वो बेहोश हो चुका था। उस शैतान ने हम तीनों को पटक दिया और गुफा के कमरे में घुसा और एक चाबी निकाल कर लाया और हमें उठाकर चल दिया। वो चलकर सुरंग में सबसे लास्ट में पहुंचा और वहाँ एक दरवाज़ा था, उस पर ताला लगा था। उसने उस चाबी से दरवाज़ा खोला और फिर हमने देखा तो वो एक बंगला दिख रहा था। बंगले के गेट के ऊपर एक आदमी का सिर लटक रहा था। वहाँ गुंबद के ऊपर पैर में एक रस्सी बंधी थी जिससे वो लटका हुआ था और वह जगह जगह से खाया गया था। शैतान हमें उस बंगले के अंदर ले गया। बंगले में एक जगह पर ले जाकर उसने हमें छोड़ दिया और एक मूर्ति के सामने जाकर पूजा करने लगा। वो कुछ तेज तेज मंत्र पढ़ रहा था। हम तीनों बहुत डर गए और फिर मूर्ति के सामने बैठकर वो बोला, आज भी माँ मैं तेरे लिए चढ़ावा लाया हूँ, और एक नहीं पूरे 3 आज मैं तुझे खुश कर दूंगा, आज मैं इनकी बलि दूंगा। फिर वो शैतान हमारी ओर मुड़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोला, आज मैं तुम्हारी बलि देकर इस बंगले में 3 और भूत बना दूंगा। तुम देख रहे हो ना, इन आदमियों को मैंने भूत बना दिया इनके जीवन को समाप्त करके। तुम्हें भी ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर वो अपनी तलवार उठाने लगा और बड़े ज़ोर से हंसकर हमारे पास में आने लगा। हम तीनों बहुत डर गए थे और पसीने से तरबतर हो गए थे। हमारी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी और हम ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो शैतान हमारे पास आया और बोला कि पहले किसे मारूं। हम तीनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए और फिर उसने मेरी ओर इशारा करा, पहले इसे मारूंगा। वो मेरी ओर तलवार लेकर बढ़ा और मेरे गले पर प्रहार करने ही वाला था। अचानक मैं नींद से उठ खड़ा हुआ तो मैं पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि मैं बस एक सपना देख रहा था। मैं डर कर बैठ गया और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने सोचा कि यदि ये सपना सच होता तो आज तो मेरी मौत तय थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।